हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, 11वीं क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और उसमें हम भारत में मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमारा सारा अपना कंप्लीट हो चुका था। बस हमें चैप्टर का आपका निष्कर्ष देखना है कि आखिर में मानव पूंजी निर्माण में जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हमें उस निष्कर्ष को ध्यान देना है। और साथ में बच्चों, हमने ये देख रहे थे कि मानव पूंजी निर्माण किस प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। हमने अपने जब चैप्टर शुरू करा था हमने उसमें पूरा पढ़ा था। और साथ में हमने ये भी देखा था कि मानव पूंजी निर्माण के लिए दो एसेट, दो आपकी परिसंपत्तियां बहुत ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें हम देख रहे थे आपके शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे हमने अपने पूरे चैप्टर के अंतर्गत शिक्षा के बारे में पढ़ा, प्राइमरी एजुकेशन को देखा, हायर एजुकेशन को देखा, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है और उससे पहले हमारी क्या स्थिति रही, उसके बीच के डांटों को, जो आंकड़े हैं, उसमें हमने देखा। साथ ही में हमने महिला और पुरुष के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। इन सब अंतरों को स्पष्ट करने के बावजूद हमने इन चीजों को देखकर सारा हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा। आज हमें निष्कर्ष पर पहुंचना है और हमें चैप्टर का निष्कर्ष निकालना है कि चैप्टर के अंदर हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है बच्चों? तो सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर आप लोग सब बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। ध्यान दीजिए। तो बच्चों, जैसा हमारा चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर के हम लोग देख चुके हैं कि 5.8 यूनिट है इसके अंदर, और ये बिल्कुल लास्ट हो रहा चैप्टर का अंतिम पड़ाव है, यानी कि निष्कर्ष हम लोग आपका देख रहे हैं। तो बच्चों, सभी ध्यान देंगे निष्कर्ष की तरफ। देखिए, मानव पूंजी निर्माण, बच्चों किसकी बात कर रहा है? मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास। यानी कि बच्चों देखिए, देखने में सब तो एक से ही लगते हैं, लेकिन इनके बीच अंतर है। क्या है? हम एक बात कर रहे हैं मानव पूंजी निर्माण की और हम दूसरी कर रहे हैं मानव विकास की। यानी कि ह्यूमन कैपिटल आपका अलग होता है और ह्यूमन आपका डेवलपमेंट अलग होता है। दोनों अपने आप में अलग हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे हमने चैप्टर के अंतर्गत स्पष्ट किया था कि विकास, बच्चों बात कर रहे हैं ना उसके विकास की। क्लियर है? आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी, क्या बात कर रहा है बच्चों? आर्थिक और सामाजिक लाभों से तो सभी क्या है? परिचित हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारा मानव पूंजी निर्माण है और जो मानव विकास है, उसके आर्थिक और सामाजिक जो भी लाभ हैं, उनसे हम लोग क्या है बच्चों? आपके परिचित है, हमें पता है उसके बारे में। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रकों के विकास के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। कह रहे कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो आपकी केंद्र सरकार है और जो आपकी राज्य सरकार है, वो क्या कर रही हैं? शिक्षा और बच्चों किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही हैं? उसके पूरे आपके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं? वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। यानी कि उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रही हैं? आपका प्रावधान कर रही हैं। चाहे आपकी केंद्र सरकार हो या आपकी राज्य सरकार हो, दोनों सरकार यही चाहती है कि शिक्षा और हेल्थ को क्या किया जा सके, आपका जितना हमें डेवलपमेंट चाहिए उसका हम लोग आपका डेवलपमेंट कर सकें। उसके लिए फाइनेंस, उसके लिए पैसे, वित्त की व्यवस्था, ये दोनों स्तर पर आपकी सरकारें क्या करती हैं? इसकी व्यवस्था करती हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए, शिक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के लिए सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलाभ कराई जानी चाहिए। कह रहे कि जो आपकी शिक्षा है और जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये क्या करनी चाहिए? जो आपके सारे समाज के वर्ग हैं बच्चों, चाहे आपका महिला हो, चाहे आपका पुरुष हो, या आपके वृद्धजन हो, या आपके बच्चे हो, या अन्य कोई ऐसा वर्ग हो, उसे क्या होना चाहिए? उनके सबको रूप में आराम से, सुलभता से, आसानी से ये चीजें आपके रूप उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। यानी कि इकोनॉमिकल जो आपकी ग्रोथ है
उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, समानता की हमें प्राप्ति भी हो सके, यानी कि सब लोगों को इक्वल एजुकेशन, इक्वल हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीजें मिले तो हम कह सकते हैं कि भैया इकोनॉमिकल जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो आर्थिक समृद्धि हो रही है, उसके साथ लोगों को हर क्षेत्र में आपकी समानता मिल रही है। क्लियर हो गया। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा आपका देश है बच्चों, क्लियर हो, इंडिया, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है आपके, वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति। यानी बच्चों हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी वाले एक बहुत बड़ी हमारे पास क्या है, पावर है बच्चों। समय की मांग है, कह रहे कि जो समय है उसकी क्या है, डिमांड है कि गुणवत्तात्मक में सुधार करके तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जा सके। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, समय की डिमांड है, यानी कि वर्तमान में मांग है कि जो क्वालिटी चीजें हैं, क्वालिटी गुड्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी पर, और ऐसी परिस्थितियों को हम क्या करें, ऐसा निर्माण करें कि भारत में उन सबका प्रयोग हो सके। कोई भी ऐसा सेक्टर हो जिससे कि क्या कर सके, हम अपनी अपनी चीजों को बहुत अच्छा कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो इस सारे चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हमने यही पढ़ा कि आखिर में हम किस प्रकार आपका ह्यूमन डेवलप करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव पूंजी निर्माण किस प्रकार होता है, या ह्यूमन डेवलप क्या है, मानव विकास क्या है, उसके बारे में हम लोग आपके पढ़ा। तो बच्चों आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो हमें इस निष्कर्ष में अगर मैं बात करूं बच्चों, इस निष्कर्ष के अंदर यही दिखाई दिया है कि हम इसके आर्थिक सामाजिक लाभ तो पढ़ा, और साथ में हमने ये भी देखा कि जो मानव आपका पूंजी निर्माण है और चाहे आपका मानव विकास, उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत बड़े पहलू हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्पर कार्य कर रही हैं ताकि इसका विकास किया जा सके। तो बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत केवल इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से घर पर रिवाइज किया होगा, अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए इसमें मैं चैप्टर तो बच्चों समाप्त हो गया, लेकिन मैं कुछ 2-3 ऐसी पिक्चर्स थी, फोटो, जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। देखिए आप देखिए होता क्या है बच्चों, जो लोग एजुकेशन को छोड़ देते हैं, शिक्षा को छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, वो लोग क्या बन जाते हैं, बाल श्रमिक बन जाते हैं। बाल श्रमिक का मतलब है जब आपकी एज कैसी नहीं है, उतनी नहीं है जितना कि आपको काम करने की उम्र मिलती है, कि ऐसे बच्चे 14-18 साल के बाद कहीं अलग अलग स्थिति बनाई गई हैं, उनमें काम करें। अब देखिए ये चित्र क्या है, एक छोटी बच्ची है, क्लियर हो गया, ठीक है, और ये क्या है, एक आपका छोटा बच्चा है। ये किसी ईंट के कारखाने में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कुछ लेकर जा रही है, और ये ऊपर खड़ा होकर चीज को, जो ईंट है उनको जमा रहा है, सेट कर रहा है। तो ये इसमें बताया गया है इस आपके चित्र के माध्यम से, अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो वो क्या बन जाते हैं, बाल श्रम। यानी कि अगर वो स्कूल ना छोड़ें तो शायद वो रिसोर्स बन सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होकर वो एक बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, ना कि वो मजदूर रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्लियर है। अब देखिए बड़ी ऐसी स्थिति है कि सरकार ये चाहती है कि सब लोग क्या हो, आपके पढ़ें, और जब बच्चा बाल श्रम बनेगा तो क्या बताइए, वो आपका मानव पूंजी बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। जिससे मानव पूंजी का क्षय होता है, क्षय मतलब उसमें कमी आती है, घटता है। तो ये सब चीजें उससे होती हैं जब आप अनएजुकेटेड हो रहे होते हैं, या फिर आप अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजें हमने आपके पढ़ ली, और हमने साथ में हर एक चीजों को इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों, हर एक स्थिति को हमने इस चैप्टर के अंदर बच्चों पढ़ लिया था। क्लियर हो गया। अब देखिए ये भी एक चित्र दिखाया गया है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जो आपके शैक्षणिक संस्थान है, अगर उनमें अच्छा निवेश होगा तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छी दिखाई देगी, आधार संरचना होगी। तो ये सब क्या है, आपके बहुत ज्यादा आपके जरूरी पहलू हैं हमारे लिए। क्लियर है बच्चों। तो आज के जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सब लोग अपनी किताब खोलिए और हम लोग ध्यान देंगे
चैप्टर नंबर 6 पर। ये जो 6 है चैप्टर नंबर, वो आपका क्या बोलता है, देखिए सभी बच्चे ध्यान दें। चैप्टर नंबर 6 आपके समक्ष है, देखिए आपको दिखाई देगा ग्रामीण विकास। क्या है बच्चों? ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट। आज हमें क्या पढ़ना है? ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 6 है आपका, सभी ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्योंकि बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमारा समाप्त हो चुका है और हमारे पास समय है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ग्रामीण विकास, जैसे हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं और हम लोग ये पढ़ते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, या इसके चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा चैप्टर से, तो ये सब चीजें हैं, हम इन पर एक एक करके अपनी चर्चा करते हैं और शुरू करेंगे अपने चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 6 ग्रामीण विकास हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप, यानी कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे उसके बाद क्या होगा, ग्रामीण विकास यानी कि जो आपका विलेज डेवलपमेंट है और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे। यानी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि जो ग्रामीण विकास है और जो उससे जुड़े मुद्दे हैं वो क्या है, आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है इसमें बिंदु, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि ये हमें जानना पड़ेगा कि अगर हमें डेवलप करना है अपने आपके देश का, तो हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र डेवलप करने ही पड़ेंगे। क्यों, हमें उसका पता लगे हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्र अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि हमारे लिए जो गांव है वो क्यों महत्वपूर्ण है, कि हमें क्यों डेवलप करने हैं, हमें इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, हमें जानने को मिल जाएगा। अगला है इसमें यूनिट है बच्चों, इसी के अंदर मतलब है, तो ग्रामीण विकास की साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझिए। कि हमें क्या समझना है, उसकी साख, उसकी स्थिति को समझना है, तो उसकी विपणन है, जो उसका बाजार है, उसकी चीजें हैं किस प्रकार है, कैसे काम होता है, हमें उसकी व्यवस्था को समझना है। क्लियर हो गया। इस चैप्टर के बाद में आजीविका की स्थिति के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को समझना है, कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, किन चीजों का उत्पादन करते हैं, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, और जो आपकी विविधता है वो हमें आपका देखना है, उस विविधता के महत्व को हमें समझना है। अगला है धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझिए। कह रहे जो आपके सस्टेनेबल, जो आपका डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जैविक कृषि को महत्व को समझना है। ऑर्गेनिक जो आपकी कृषि है उसके महत्व को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बच्चों आपका समझेंगे। तो ये ऐसी सारी यूनिट्स हैं जो हमें क्या समझना है बच्चों, ये आपकी हमें समझना है। तो जैसे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, क्लियर है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग सभी। तो बच्चों ये चैप्टर यहां शुरू करते हैं, आपका परिचय। अब देखिए अब इसकी नई यूनिट शुरू हुई है परिचय। हम इसके चैप्टर के बारे में जो भी वहां इसका इंट्रोडक्शन है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। परिचय को हम लोग आपका देख रहे हैं। परिचय में अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 4 में हमने ये देखा था जो आपकी निर्धनता है, जो आपकी गरीबी है, वो भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा चैलेंज है, उसको किस प्रकार दूर करना है, सरकार ने कितने प्रयास करे हैं, हमें उसको कैसे दूर करना है। इस स्थिति के बारे में बच्चों चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत विस्तृत से चर्चा की है और हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। और मैं जानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर बहुत आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ध्यान भी आएगा। क्लियर है। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा जो आपकी गरीबी है शहर में दिखाई देती है कि आपके गांव में दिखाई देती है, तो जैसे हमने जाना कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ दिखाई देती है बच्चों आपके, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा गरीबी दिखाई देती है और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती। अब देखिए क्या नहीं हो पाती बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग, मूलभूत आवश्यकताएं। अब आप मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है अब तक
और इस चैप्टर में हम लोग 6 चैप्टर तक बच्चों आ पहुंचे हैं, और इसमें मैंने आपको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। अब आप मुझे बताएंगे, खुद स्वयं बताइए, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। चैप्टर नंबर 4 में और उतने भी चैप्टर हैं, मैं बीच बीच में आपको बोलता रहता हूं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मैंने आपको पढ़ाई है। ये आपको स्वयं देखना है, ये मैं इस बार आपको नहीं बता रहा, बीच में कहीं मिलेगा फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा, फिर भी आपको ये देखना है बच्चों। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य संसाधन है। बिल्कुल हम लोग आपका देख चुके हैं कि गांव में जो लोगों की जीने की जो है मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है, और आप में से जो उनकी आजीविका है वो क्या है बच्चों? केवल आपका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, कृषि। यानी कि गांव के जो लोग हैं वो किस पर निर्भर है? आपका कृषि पर। जैसे हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ बहुत बड़े किसान हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ आपके सीमांत हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास क्या है बच्चों? जमीन नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? आपकी कृषि में अपनी मजदूरी करते हैं, उस श्रम के बदले कुछ पैसा लेते हैं, अनाज लेते हैं। यानी कि गांव के लोगों की अल्टीमेटली अगर हम जीवन की बात करें, आजीविका की बात करें, तो वो किसके ऊपर निर्भर करती है बच्चों? आपकी वो कृषि के ऊपर ही आपका निर्भर करती है गांव के लोगों का। क्लियर है? आगे देखते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कह रहे कभी ऐसा टाइम था जब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, देखते हैं कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्र के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। अब देखिए, अब गांधी जी ने एक चीज बोल दी कि अगर आप भारत का रियल में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो शहर में जो आपने औद्योगिक यूनिट लगाए हैं, केंद्र लगाए हैं, उससे नहीं है, बल्कि किससे है बच्चों? किससे है? गांव के डेवलपमेंट से है। यानी कि अगर आपको देश का डेवलपमेंट करना है, वास्तविक रूप से आप ये चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो, तो जो आपने शहर में यूनिट बनाई है, बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र बनाए हैं, उनसे देश डेवलप नहीं होगा। डेवलप किससे होगा? गांव का विकास करने से। किसके बच्चों? गांव का विकास करने से क्या होगा? आपका डेवलप होएगा। कौन? हमारा देश। यानी कि हमें शहर के साथ गांव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गांधी जी का ऐसा कोटेशन था कि अगर आपको देश डेवलप करना है तो आपको गांव डेवलप करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? बल्कि अब देखिए, अब ये तो हमने बता दिया कि मुख्य रूप से क्या करने हैं? गांव विकसित है करने हैं। अब देखिए, ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। अब कह रहे कि जो आपका ग्रामीण विकास है वो क्या है? राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। अब राष्ट्रीय विकास का केंद्र कौन है बच्चों? ग्रामीण विकास। यानी कि अगर हम लोग गांव को आपका डेवलप कर लें तो क्या बन जाएगा? जो राष्ट्रीय विकास का मेन जो केंद्र है, जो पॉइंट है, वो कौन है? विलेजों को डेवलपमेंट करना, गांव को डेवलप करना। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कह रहे कि ये जो आपका विचार है उतना ही आपका लॉजिकल है जितना कि पहले रहा होगा। ऐसा क्यों है? कह रहे कि ऐसा क्यों है कि ये जो आपका विचार है, जो आपका प्रश्न है, आज भी उतना ही आपका लॉजिकल है। क्यों होगा बच्चों? हम इसको देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने अपने चारों ओर बड़े उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप बड़े बड़े शहरों को ले लीजिए, जैसे कि आपका हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है। ये ऐसे बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जहां आप देखेंगे यहाँ बड़ी बड़ी उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्री हैं, सूचना के आदान प्रदान के लिए बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां हैं। ये ऐसे शहर हैं और जिनसे क्या हो रहा है? इनका निरंतर अपना डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? फिर भी ग्रामीण विकास को उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया। क्यों? अब ये कह रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि हम इतना ही महत्व हम किसको नहीं देते जितना हमने महत्व शहरों को दिया है, हम उतना महत्व गांव को क्यों नहीं दिया, या क्यों नहीं आपका दिया जाता? अगर बच्चों जो आपके उद्योग हैं, अगर वो उद्योग गांव में लगे तो क्या बच्चों बताइए गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब कोई औद्योगिक इकाई या कोई ऐसी आपकी सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र अगर गांव में लगेगा तो वहां के आसपास के लोग जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिलेगा, होटल, और आप देखिए स्कूल, ना जाने ऐसी कई चीजें हैं जो एक यूनिट लगने से, एक इकाई या एक केंद्र लगने से बहुत सारी चीजें उसके साथ अपनी चलती हैं।
आपने देखा होगा कि अगर किसी क्षेत्र में कोई भी आपका शहर हो बच्चों या गांव में अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी के रूप में कोई फैक्ट्री लग जाए, अब देखिए फैक्ट्री लगी है तो उसके पास पड़ोस में होटल की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, कोई बाहर से लोग आएगा वो रुकेगा, वहाँ खाने के लिए बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट ढाबे भी आपके खुल जाते हैं, वहाँ भी लोगों को आपका रोजगार मिलता है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग उसके पास पड़ोस में आपका रहना चाहते हैं तो उनके लिए मकान भी बनते हैं किराए पर देने के लिए। फिर उसके साथ हॉस्पिटल की सुविधा भी चाहिए होती है तो हॉस्पिटल भी बनते हैं। ऐसी इसके लिए स्कूल भी बनते हैं बच्चों पढ़ने के लिए, और अन्य छोटे मोटे बाजार बनना शुरू जाते हैं। यानी कि एक बड़ी औद्योगिक इकाई लगने से क्या होता है, बहुत आपका डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। तो यही कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम शहर को ही मेन मोटिव करते हैं, अगर हम गांव को क्यों इतना आपका महत्व नहीं देते जितना हम शहरों को देते हैं। इसका उत्तर है कि अब देखिए वो इसका आंसर दे रहे हैं कि आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यानी कि बच्चों आज भी जितनी हमारी जनसंख्या है उसकी 2/3 कितनी बच्चों, 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है बच्चों, आपकी कृषि पर आश्रित है। जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। यानी कि जो उसकी उत्पादन हो रहा है वो केवल उतना ही है कि जिससे बस काम चल रहा है, ज्यादा नहीं है कुछ भी। इसके कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर जो आपकी निर्धनता में रहती है। यानी कि 1/4 लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत ज्यादा गरीब हैं। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि रियल में भारत आपका डेवलप हो, वो बढ़े, उसका उन्नति हो, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। यानी कि हमें कैसा करना होगा, विकसित ग्रामीण, यानी कि हमें अपने गांवों को विकसित करना होगा। क्लियर हो गया। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है, अभी देखिए हमारे सामने प्रश्न रख दिया कि ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है, कि आखिर में जो विलेज डेवलपमेंट है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या तात्पर्य है। क्लियर है बच्चों। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो हमारा बच्चों चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर नंबर 6 आपका ग्रामीण विकास, इस ग्रामीण विकास में आपका परिचय चल रहा है। हमने शुरू किया है परिचय को और हम आपका देख रहे हैं कि ऐसी क्या कारण है कि हमें लास्ट में क्वेश्चन मिल गया कि हमें गांव को डेवलप करना है, विकसित करना है। तो हमारे सामने निकलकर एक बहुत बड़ा पहलू समझ आया कि देखिए जो भारत है वो वास्तविक रूप से तब डेवलप होगा जब उसके गांव को डेवलप करेंगे। और ये कोटेशन किसने दी है बच्चों, महात्मा गांधी ने दी है। क्योंकि बच्चों अगर आज भी देखें तो भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, गांव में। और अगर अगर हमें वास्तविक रूप से देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें गांव को डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि शहरों में तो औद्योगिक इकाई अनेक आर्थिक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे शहर अपना निरंतर आपका डेवलप हो रहे हैं, जबकि गांव की जो गति है, विकास की गति, वो बहुत धीमी है, बहुत स्लो है। तो इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों हम यही पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से गांव को डेवलप करना है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं और क्या सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और क्यों करना है। हम इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अनेक मुद्दों को भी हम इस चैप्टर में उठाएंगे जिनकी हम विस्तृत से अपनी चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए ही इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और चैप्टर नंबर 6 को भी उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार निरंतर अब तक आपने चैप्टर पढ़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।